हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सभी को। मैं आशा चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। कैसे आप सब लोग, हालचाल बताइएगा अपने। और फिर से आप सभी को हैप्पी होली। एज ऑलवेज इस बार अपन को पता ही नहीं चल पा रहा है कब है एक्चुअल में होली, बट स्टिल आपको मेरे व उत्कर्ष परिवार की तरफ से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ में आज के अपने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे लिथोटॉमी पोजीशन से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चन आपके शुगर ग्लूकोज एग्जामिनेशन से रहने वाले हैं, तो जुड़ जाइएगा सब लोग और क्लास को शेयर कर देंगे। पहला सवाल आज का पढ़ने से पहले हम एक चीज की जानकारी देना चाहेंगे आपको कि उत्कर्ष ऐप पर नर्सिंग एग्जाम्स के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक ऑफ, साथ ही साथ में अप टू 6 मंथ्स तक एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और कोर्स की वैधता बढ़ाने पर एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। ये तो है ही, इसके अलावा याद रखिएगा आपके लिए फ्री रंगोली बैच भी है जहां पे अच्छा खासा क्वेश्चन सेट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। 500 क्वेश्चंस की डीपीपी है बिहार स्टाफ नर्स के लिए विद सॉल्यूशन बायलिंगुअल। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट बुकलेट पीडीएफ भी है। शॉर्ट नोट्स बिहार स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है और फ्री पीवाईक्यूज भी अवेलेबल करवाए गए हैं ऑल मेजर एग्जाम्स के लिए। याद रखिएगा केजीएमयू, एसडीपीजीआई, नॉर्सेट, बिहार सीएचओ, आरआरबी, हर एक एग्जाम के पुराने पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, पूछ रहा है आपसे कि इन बेनेडिक्ट्स टेस्ट विच ऑफ दी एंड कलर इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। यहां पर एक सवाल तो हमारा पहले ही क्लियर हो गया, बताओ कौन सा, कि आपके बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो ग्लूकोज एग्जामिन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब इसके रिलेटेड अगर हम जानकारी लेना चाहें तो अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। नॉर्मल अगर आपके कलर है यानी कि ग्लूकोज की प्रेजेंस यूरिन में नहीं है, उसका जवाब आप दीजिए। अगर ग्रीन कलर आता है, कैसा कलर आएगा, ग्रीन कलर, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना है, ये इंडिकेट करता है आपके 1% शुगर प्रेजेंट है, 1% शुगर की मात्रा प्रेजेंट है। इसी के अलावा ग्रीन प्लस येलो कलर अगर है, यहां पर हम सैफरन कलर भी इसे बोल देते हैं, ये इंडिकेट करता है 2% शुगर को। ऑरेंज कलर आपके पास इंडिकेट करता है 3 से 4% शुगर को, 3 से 4% शुगर को। और ईंट जैसा रंग या फिर ब्रिक रेड कलर जो है, ब्रिक रेड कलर, ये आपके इंडिकेट करता है 5% शुगर की प्रेजेंस को, 5% शुगर की प्रेजेंस को। अब जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है इसमें क्या केमिकल यूज किया जाएगा, बेनेडिक्ट यूज किया जाता है। टेस्ट कौन सा हुआ, फेलिंग टेस्ट भी इसे बोल देते हैं। इसको एक अन्य नाम और है, इसको फेलिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो आपके सॉल्यूशन है, अगर नॉर्मल टेस्ट आया तो उसके इसमें कैसा कलर आएगा इसका, वेरी गुड, नॉर्मल में आपका कलर आ जाता है ब्लू। चलिएगा अगला सवाल नेक्स्ट आपसे पूछा गया, लिथोटॉमी पोजीशन यूज की जाती है ऑपरेशंस 4। जो लिथोटॉमी पोजीशन है उसको हम किसके केस में यूज करते हैं, क्या बाकी के सारे सवाल भी देख लेंगे भाई, जो बाकी की पोजीशंस हैं वो किस किस में यूज की जाती हैं या क्या काम में ली जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं मोस्ट कॉमन आपके पास पोजीशन आ जाती है सुपाइन पोजीशन। तो सुपाइन पोजीशन हम मेनली जब बीपी चेक कर रहे होते हैं या फिर पल्स चेक कर रहे होते हैं तब रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, इसका जवाब आप दे दीजिए फटाफट कमेंट्स में। रिकम्बेंट पोजीशन ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए है, किसके लिए है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। उसी के अलावा सिटिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन जो है वो फेस, नेक, चेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए, किसके एग्जामिनेशन के लिए, फेस, नेक एंड चेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए दी जाती है। लिथोटॉमी पोजीशन का जवाब आप दोगे। स्क्वेटिंग जो पोजीशन है वो इंग्विनल हर्निया को चेक करने के लिए। इंग्विनल हर्निया कहाँ होता है, जहां पर आपकी पेल्विक बोन्स जो हैं आगे फेमरल बोन से कनेक्ट होंगी, जहां पर इंग्विनल लिगामेंट आपका पाया जाता है, वो उसको चेक करने के लिए, उसका हर्निया चेक करने के लिए हम क्या देते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन देते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन दी जाती है इंग्विनल हर्निया के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, नी चेस्ट पोजीशन रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, नी
चेस्ट पोजीशन रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर रहा? ट्रेंडलबर्ग पोजीशन पेल्विक कैविटी की एग्जामिनेशन के लिए, ट्रेंडलबर्ग पेल्विक कैविटी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर बात करें किसकी, लिथोटॉमी, तो ये आपकी किसके एग्जामिनेशन के लिए? बताइए जल्दी से, क्या सही जवाब होगा आपका? वेरी गुड। एक तो वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए तो होती ही है, इसके अलावा हम उसे एनल एग्जामिनेशन के लिए भी दे सकते हैं, और इसी के अलावा पेरिनियम के लिए भी। करेक्ट आंसर डी हुआ। जिनको नहीं समझ में आ रहा पेरिनियम वाला भाग कौन सा होगा, जैसे हम रिप्रोडक्टिव एरिया की बात करें तो ये आपके पूरा का पूरा वेस्टिब्यूल वाला भाग है, और इससे ट्राइंगुलर जो आसपास का हिस्सा होगा उसको हम पेरिनियम बोल देते हैं। चलें अगले सवाल पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, बेसिक टेक्निक जो यूज की जाती है वाइटल साइंस को असेस करने के लिए वो कौन सी है? अगला इंपॉर्टेंट सवाल। नॉर्मल केस में भी बता दो, एब्डोमिनल केस में भी बता दो। बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, वाइटल साइंस को निर्धारित करने के लिए इनमें से कौन सी बुनियादी तकनीकों का उपयोग किया जाता है? मोस्ट कॉमन टेक्निक हम कौन सी यूज करेंगे? ऑप्शंस देखिएगा, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन। इसकी बजाय हम एक बार नॉर्मल केस में देख लेते हैं। नॉर्मल केस में आपका कैसे यूज किया जाएगा? नॉर्मल केस में सबसे पहले हम यूज करते हैं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, उसके बाद में पाल्पेटेशन, परक्यूशन, उसी के बाद में ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन। अगर बात करें किसकी, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, किसकी? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन होगा, बिल्कुल। उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए इंस्पेक्शन के बाद में ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन के बाद में अगर पूछा जाए तो परक्यूशन, और परक्यूशन के बाद में अगर पूछा जाए तो पाल्पिटेशन। क्या होगा? पाल्पिटेशन। अब बताइए करेक्ट आंसर अपना क्या जाएगा इसके हिसाब से? सही जवाब है आपका बेसिक टेक्निक जो यूज की जाएगी वाइटल साइन के लिए, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन। बिल्कुल, इंस्पेक्शन एक्सरेज इसमें नहीं होगा। क्या रिदम रेट नहीं होगा? फिजियो साइकोलॉजी नहीं। करेक्ट आंसर अपना गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, फोर्थ। पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? पॉजिटिव साइन प्रेगनेंसी का क्या होता है? बताइए जल्दी। पॉजिटिव साइन प्रेगनेंसी का क्या कंसीडर किया जाएगा? क्या हम एक बार देख लेते हैं कि प्रिजम्पटिव साइन कौन कौन से होते हैं? जो प्रिजम्पटिव साइन का मतलब क्या हुआ? वो साइंस जो सिर्फ और सिर्फ मदर को महसूस होंगे। तो प्रिजम्पटिव साइन लिखिएगा। एक होता है एमेनोरिया। क्या होगा? एमेनोरिया। उसके बाद में साइन है फटीग। उसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस। ये सारे के सारे साइन कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ मदर बता सकती है, एक माँ खुद बता पाएगी। इसी के अलावा ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट चेंजेस, क्विकनिंग मेथड, सॉरी क्विकनिंग यानी फीटल मूवमेंट, उसको हो सकता है या अन्य कारणों की वजह से होने की संभावनाएं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना यूरिनेशन की, ऑफ यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाना। इसी के अलावा स्किन चेंजेस, ये सारे के सारे किसको महसूस होते हैं? सिर्फ और सिर्फ माँ को। तो ये क्या है? प्रिजम्पटिव साइन। अब उसके बाद में आते हैं आपके प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन में क्या होगा? जैसे ब्रेक्सटन ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सारे के सारे जो साइन हो गए, जैसे हैगार साइन, बाकी के सारे साइन, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हुए, फंडल हाइट हुए, बेलोटमेंट हुआ, ये सारे के सारे कैसे हैं? प्रोबेबल साइन है। प्रोबेबल साइन क्या होंगे? जैसे ब्रेक्सटन ही कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। इसी के अलावा सारे के सारे जो साइन है वो इसी का प्रकार है, ऑल साइंस।
इसी के अलावा ऑल इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इसी के अलावा फंडल हाइट, इसी के अलावा बैलोटमेंट, ये सारे के सारे इसी के प्रकार हैं। अब उसी के बाद में एक और साइन आ जाते हैं कि आपके पास पॉजिटिव साइन कौन कौन से होंगे, जिनसे हम ये निर्धारित बता सकते हैं कि भाई जो महिला है वो पक्का ही प्रेग्नेंट है। तो देखिएगा पॉजिटिव साइंस कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव साइंस जिसमें हम निश्चित ही पता लगा लिए हैं कि भाई ये तो फीटल का मूवमेंट है, फीटल हार्ट रेट जैसे हुआ, यूएसजी अगर हम कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड अगर हम कर रहे हैं, फीटल हार्ट साउंड अगर हम सुन पा रहे हैं, इसी के अलावा फीटल पार्ट्स को पाल्पेट कर पा रहे हैं, फीटल पार्ट पाल्पेट अगर कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी के अलावा आपके फीटल एक्सरे अगर हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कंफर्मेटरी साइन है या फिर पॉजिटिव साइन है। तो बिल्कुल सही जवाब आपका क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, भाई ये तो आपके प्रिजम्पटिव साइन हुआ। वॉमिटिंग प्रिजम्पटिव साइन है। ब्रेक्सटन ही कॉन्ट्रैक्शन आपका प्रोबेबल साइन होगा, प्रोबेबल। और इसके हिसाब से करेक्ट आंसर अपना क्या गया, डी ऑप्शन, या डी जो जवाब है आपका बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर जाएगा डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। चलिए फिफ्थ, आपसे पूछा गया कंफर्मेटरी टेस्ट जो डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस में, टीबी में कौन सा टेस्ट एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट यूज किया जाएगा। वेरी गुड। कंफर्मेटरी है तो भाई आपसे जरूरी नहीं है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट भी तो पूछ सकते हैं, तो स्क्रीनिंग हम रिवाइज कर ले। स्क्रीनिंग टेस्ट हम किसे बोलते हैं, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा हुआ आपके टीबी का, ट्यूबरकुलिन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट जिसे बोल दिया जाता है, या फिर जिसे हम बोलते हैं आपके ट्यूबरकुलिन के अलावा मॉन्टॉक्स टेस्ट, इसी के अलावा बोला जाता है आपके वॉन पेरक्वेट टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट किसका प्रकार मतलब ये इसी एक टेस्ट का नाम है जो मॉन्टॉक्स टेस्ट है, उसी को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। अब वॉन पेरक्वेट क्यों है, क्योंकि ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके ट्यूबरकुलिन यानी मॉन्टॉक्स टेस्ट दिया था। अलग अलग टेस्ट नहीं है, एक ही टेस्ट के अलग अलग नाम है। इंजेक्शन साइट क्या रहती है, इसमें हम नॉन डोमिनेंट हैंड पे देते हैं। इंजेक्शन साइट क्या होगी, याद रख लेना, इंजेक्शन साइट इस टेस्ट में नॉन डोमिनेंट, यानी अगर मेरा हाथ में सीधे हाथ से लिखती हूँ, सीधे हाथ से सारे काम करती हूँ, तो आपकी लेफ्ट हैंड पे दिया जाएगा, नॉन डोमिनेंट हैंड पे दिया जाता है। जवाब दीजिए भाई फटाफट, नॉन डोमिनेंट हैंड पर दिया जाएगा। सिरिंज कौन सी होगी, ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज की जाती है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज हम यूज करते हैं। उसी के अलावा सवाल आपसे पूछ सकता है कौन सा केमिकल होगा, तो भाई केमिकल आपको पता है पीपीडी होता है। केमिकल कौन सा यूज होगा, पीपीडी। पीपीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। क्लियर। इसी के अलावा डोज कितनी होगी इसकी, लगभग 0.1 ml, 0.1 ml। रूट क्या है इसका, आईडी माध्यम से देंगे। किस माध्यम से, इंट्राडर्मल दिया जाता है। कोई डाउट बचा इस टेस्ट के बारे में, 15 डिग्री एंगल पे देंगे अगर आईडी दे रहे हैं। एक चीज और ये याद कर लो, कैसे होगा, 15 डिग्री एंगल पे दिया जाएगा। भाई इसको यहां से मैं यहां लिख रही हूं ऊपर, रूट क्या होगा, आईडी, और आईडी है तो 15 डिग्री पर होगा। क्लियर। ये कुछ आपके सवाल स्क्रीनिंग टेस्ट के हैं। अब आपसे बात करते हैं स्पूटम यानी कंफर्मेटरी टेस्ट, इसी को हम बोलते हैं स्पूटम कल्चर। 2 सैंपल लिए जाते हैं, एक सैंपल यानी फर्स्ट सैंपल आपका एज सून एज पॉसिबल लिया जाएगा, यानी जल्द से जल्द, और जो दूसरा एज सून एज पॉसिबल, जो सेकेंड सैंपल है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लिया जाता है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
और क्या ध्यान रखना है मॉर्निंग में, याद रखिएगा आप रात के समय में कोई एंटीबायोटिक ना लें, किसी तरह की दवा दारू का सेवन ना करें, कोई और ड्रग किसी प्रकार की ड्रग ना लें। और इसी के अलावा उस पेशेंट को हम कहेंगे कि बिना गागल किए यानी बिना कुल्ले किए आपको क्या देना है, सैंपल देना है। सैंपल का जो मेथड है या फिर जो आपकी ट्यूब है वो कौन सी होती है, फाल्कन ट्यूब में लिया जाता है सैंपल, फाल्कन ट्यूब में लिया जाता है। और कहाँ लिया जाएगा, बंद कमरे में लिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है ड्रॉपलेट के माध्यम से अगर क्या हो सकता है, टीबी का ट्रांसमिशन हो सकता है। क्लियर। अब इसी के अलावा हम क्या इंस्ट्रक्शन देंगे पेशेंट को कि डीप कफिंग करनी है, ठीक है, इनसाइड क्लोज रूम ये सैंपल दिया जाता है। क्लियर। तो सही जवाब अपना क्या हुआ, ए। सारी की सारी बातें, एक एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चीज आपके फालतू नहीं होगी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म कॉजिंग कॉलेरा। भाई एक बार रुक जाइए, ये मुझे लगता है आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन है। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। हाँ चलिए, आपसे पूछा गया, हाँ ये सवाल, 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पर यूट्रस लुक्स लाइक, यानी कि 8 वीक की प्रेगनेंसी पे यूट्रस आपको कैसा लगता है लगभग, बताइए जल्दी। वेरी गुड एवरीवन, फटाफट से आंसर कीजिएगा। 6th नंबर का क्वेश्चन है आप सबके सामने। पूछा गया कि लगभग 8 वीक ऑफ गेस्टेशन पर यूट्रस लगभग किस आकार का देखने को मिलेगा, अलग अलग। अगर नॉर्मल पूछा जाए, भाई बहुत बार आपसे नॉर्मल भी पूछा गया है, तो नॉर्मल के केस में क्या होगा, पायरिफॉर्म होता है। नॉर्मल के केस में क्या होगा, पायरिफॉर्म होता है। वेरी गुड एवरीवन, जल्दी से आंसर करते रहिएगा। बाकी भी बता दो कि बाकी के केसेस में यानी अलग अलग वीक्स पे क्या क्या शेप आपको देखने को मिल सकता है यूट्रस का। चलिए, अगर हम देखें लगभग, अगर आपकी बात की जाए 6 वीक पर कैसा होगा, हैन क्या आकार का होता है, कैसा होगा, हैन के एग क्या आकार का। 6 वीक पर, 6 वीक पर हैंस एग छोटा सा होता है, बिल्कुल हैंस एग जितना। 8 वीक पर जवाब दीजिए। अगर 12 वीक पर आपसे पूछा जाए, कब, 12 वीक पर, 12 सप्ताह पर कैसा होगा, लगभग आपके फीटल हेड या फिर जिसे हम बोल देते हैं ग्लोब्यूलर शेप का, कैसा होगा, ग्लोब्यूलर शेप का देखने को मिलेगा। 28 वीक पर कैसा हो जाता है, पायरिफॉर्म हो जाता है। 36 वीक पर बिल्कुल स्पेरिकल दिखेगा, 36 वीक पर स्पेरिकल यानी कि गोलाकार हो जाता है, कैसा होगा, स्पेरिकल। अब इसी के अलावा टर्म प्रेगनेंसी की भी ये बात की जा रही है, तो लगभग हम अगर यूट्रस शेप की बात करें तो ये कैसा होगा, साइज ऑफ क्रिकेट बॉल, यानी कि लार्ज ऑरेंज भी बोल सकते हैं इसे, बड़े संतरे के आकार का देखने को मिलता है, लार्ज ऑरेंज जिसे कहा जाता है। यानी कि सही जवाब अपना क्या हुआ, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 7th, आपसे पूछ रहे हैं सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग। क्या सवाल पूछा गया, सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज डेलिटोरियस इफेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ इज कॉल्ड। गर्भावस्था के दौरान गंभीर प्रकार की उल्टी जिसका मां में स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वो क्या कहलाती है, बताइए जल्दी से। भाई आपको पता है मॉर्निंग सिकनेस तो आम बात है, हर केस में होगी ही होगी, और इसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है, एचसीजी हार्मोन होगा। एचसीजी हार्मोन बढ़ता है और वो मॉर्निंग सिकनेस को इंड्यूस करता है। बट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, या फिर मैं यूं कहूंगी ये केस होता भी किसमें, प्राइमरी ग्रेविडा में होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, इंसिडेंस के चांसेस किसके ज्यादा हैं, प्राइमरी ग्रेविडा में ज्यादा चांसेस होते हैं। ग्रेविडा यानी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी वाली महिला में ज्यादा चांसेस होंगे बजाय कि मल्टी वाली की। अब इसमें होगा क्या, एक्सेसिव वॉमिटिंग बोल रहे हैं, यानी हाइपर,
और आपको पता है इमेसिस वर्ड हम यूज करते हैं वॉमिटिंग के लिए, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम को हम बोल देते हैं एक्सेसिव वॉमिटिंग, यानी नॉर्मल से ज्यादा वॉमिटिंग होना क्या कहलाता है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडम कहलाता है। अब इसी के बारे में दूसरी बातें और याद रखिएगा, इस केस में जो महिला है उसका वजन आपका कितने से कम, लगभग 10% से ज्यादा तक कम हो सकता है। कॉज क्या हो सकते हैं इसके, मल्टीपल गेस्टेशन हो सकता है, मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है, हाइपर प्लेसेंटोसिस भी देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण क्या है, पहली चीज लिखिएगा, कॉज क्या होंगे, कॉज हो सकते हैं मोलर प्रेगनेंसी जिसमें आपकी ट्रोपोब्लास्ट सेल्स जो है यूट्रस की वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करने लग जाती हैं और स्नो स्टॉर्म पैटर्न दिखाई देता है। हाइपर प्लेसेंटोसिस भी कारण हो सकता है, हाइपर प्लेसेंटोसिस भी कारण हो सकता है, और इसी के अलावा इसका कारण हो सकता है मल्टीपल गेस्टेशन। अब इसके सिम्टम्स और साइन क्या दिखाई देंगे, भाई सारी चीजें देख ली। अब इसकी वजह से देखने को क्या मिलता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, और जब जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप प्रायोरिटी पे जवाब किसे देंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को देंगे। किसको, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को प्राथमिकता पर जवाब यही देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये रहेगा। बाद में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होता है, ऐसा नहीं है कि एल्कलोसिस नहीं होगा। उसके बाद में बॉडी वेट गिरने लग जाएगा, क्योंकि जो महिला कुछ भी खा रही है उसको उल्टी कर रही है, मतलब वजन गिरेगा और 10% से ज्यादा तक गिर जाता है। ड्राई टंग हो जाएगी, ड्राई टंग होगी, क्लियर, जुबान या यूं कहें जो आपकी टंग है वो ड्राई। इसी के अलावा आपको पता है बीपी का गिरना तो स्वाभाविक बात है क्योंकि कुछ खाया नहीं है। वीक थ्रेडी पल्स भी मदर में होगा, क्या होगा, वीक थ्रेडी पल्स जैसे लक्षण भी देखने को मिलेंगे। जिनको ये मतलब नहीं समझ में आया है कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और एसिडोसिस क्या होता है, उनके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे बार बार अगर वॉमिटिंग हो रही है, एसिड का प्रोडक्शन होगा और इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। कुछ समय बाद में वो बैलेंस आउट हो जाता है और उसके कारण एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। क्लियर। हाइपर इमेसिस ग्रेविडम का मतलब समझ गए हो, ये जो इमेसिस वर्ड है ये हमेशा वॉमिटिंग के लिए आएगा, वॉमिट के लिए आता है। और इसके बारे में एक और बात याद रखना, एंटीमेटिक ड्रग्स भी यूज की जाती हैं, याद रखेंगे क्या, एंटीमेटिक वर्ड यूज करते हैं, मतलब हम उल्टी को रोकने वाली ड्रग्स को यूज करें, यानी एंटी इमेटिक्स। क्लियर। चलें अगला सवाल, नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप इनटू मदर आफ्टर, यानी प्रेगनेंसी की वजह से होने वाला हाइपरटेंशन का केस लगभग कौन से महीने में कौन से समय पर ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये भी अलग अलग टाइप का है, जैसे गेस्टेशनल हो सकता है, क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद भी आपके या यूं कहें बहुत लंबे समय तक भी हाइपरटेंशन के रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। पहली बात तो ये बता दो कि हाइपरटेंशन हम बोलते कम है, जब बीपी कितना हो जाएगा, लगभग आपके 140/90 mmHg से ज्यादा हो जाता है, Hg से ज्यादा हो जाता है। अब एक चीज और याद रखें, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या है, जो बीपी होगा वो 140/90 से ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये कब होता है गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, लगभग आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन को मैं लिख रही हूं HTN, ठीक है। और ये लगभग कब होगा, याद रखिएगा, आफ्टर गर्भधारण करने के 20 हफ्ते बाद, वीक ऑफ गेस्टेशन। एक आपके देखने को मिलता है क्रोनिक हाइपरटेंशन, जिसमें हाइपरटेंशन या 140/90 से ज्यादा बीपी आपके 20 वीक से पहले ही होने लग जाए। ठीक है, यानी कि महिला को गर्भधारण किए हुए 20 सप्ताह हुए भी नहीं है उससे पहले। इट कैन बी बिकॉज लाइक मतलब मोलर प्रेगनेंसी हो सकती है इसका कारण, एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस हो सकता है, अन्य अन्य कारण हो सकते हैं। लेकिन क्रोनिक हाइपरटेंशन कब होगा, आपके हाइपरटेंशन का मतलब ये आपके 20 सप्ताह से पहले ही, क्या हो रहा है, HTN यानी कि हाइपरटेंशन हो रहा है। कारण क्या है, अलग अलग, जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी इसका कारण हो सकती है, और इसी के अलावा आपके एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी इसका कारण हो सकता है।
पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी इसका कारण हो सकता है। तो कोई डाउट है? एक बार बता दो। एक आपने गेस्टेशनल डीएम के बारे में भी सुना होगा, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में भी सुना होगा, जो कि आपके प्रेगनेंसी या मदर के प्रेग्नेंट बच्चे को डिलीवर होने के बाद में वापस धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाती है। आया समझ? चले 9th क्वेश्चन। अर्ली साइन ऑफ प्री एक्लेम्शिया क्या है? प्री एक्लेम्शिया का अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है? बताइए जल्दी से। प्री एक्लेम्शिया का अर्ली साइन क्या है? भाई प्री एक्लेम्शिया के बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे। अगर हम बात करें प्री एक्लेम्शिया हम किसको बोलेंगे? सॉरी, एक्लेम्शिया हम किसे बोल देते हैं? बताओ। एक्लेम्शिया में सबसे पहले आपको पता है हाइपरटेंशन होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, इडिमा होता है। लेकिन ये 3 साइन तो हैं, आप समझ गए हैं ना। लेकिन अगर हम बात करें, हाइपरटेंशन है, प्रोटीन यूरिया सबसे अर्ली साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन यूरिया सबसे अर्ली साइन होगा। सबसे पहला साइन क्या होगा? प्रोटीन यूरिया। अब उसके बाद में क्या देखने को मिल सकता है? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। एडिमा भी हो सकता है इसका कारण। क्या होगा? सूजन भी इसका कारण हो सकता है। आया समझ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। चलिए, वाइल टेकिंग टेम्परेचर फ्रॉम रेक्टल रूट। 10th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते समय थर्मोमीटर जो है वो कितना इंसर्ट किया जाता है? अगला सवाल आप सबके लिए, बताइए जल्दी। पहली बात तो आपको पता है रेक्टल जो टेम्परेचर लेने का मोड है ये सबसे एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट है। आया कभी दिमाग में कि ऐसा क्यों? मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्यों है ये? आया कभी दिमाग में? इसका रीजन है कि ये बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर का जो वातावरण है उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, बाहर गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें आपकी क्या प्रॉपर रीडिंग देखने को मिलेगी, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? मोस्ट एक्यूरेट मेथड। अब अगर हम बात करें बच्चे के केस में, न्यूनेट के केस में तो इसे यूज ही नहीं किया जाता। रेक्टल मेथड जो है वो न्यूनेट के केस में यूज नहीं किया जाएगा, यूज नहीं किया जाता, याद रखना पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे अलग अलग केसेस दिए जाएं, जैसे 1.5 सेंटीमीटर दिया जाए, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं लगभग आपके 1 इंच से भी कम, तो अगर 2.5 सेंटीमीटर की बात करें यानी कि लगभग 1 इंच पूछा जाए, तो उसके केस में आपके क्या देखने को मिलेगा? ये चाइल्ड में देते हैं हम, चाइल्ड में इंसर्ट किया जाता है, चाइल्ड में। क्लियर? अब दूसरा देखिएगा, 2.5 सेंटीमीटर के बाद में लगभग अडल्ट की बात करें, 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास, और ये कितना हुआ? लगभग 1.5 इंच के आसपास, 1.5 से लेकर 2 इंच के आसपास। क्लियर रहा? अब उसी के बाद में सवाल तो आपसे और भी पूछा जा सकता है कि आपके लगभग इन्फेंट के केस में पूछा जाए तो 1.5 सेंटीमीटर, इन्फेंट के केस में पूछा जाए तो 1.5 सेंटीमीटर तक, 1.5 सेंटीमीटर। हाईलाइट ये बात रहेगी कि न्यूनेट में नहीं यूज करते। अब इसके हिसाब से सही जवाब हमारा क्या गया? बिल्कुल 1 इंच करेक्ट आंसर होगा, यानी कि लगभग आपके 2.5 सेंटीमीटर तक इंसर्ट किया जाता है। चले नेक्स्ट, एक और बात, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है टेम्परेचर लेने का? एक्सिलरी। ठीक है, एक्सिला से लेते हैं। चले नेक्स्ट, 11th, मोस्ट रिलायबल मेथड कौन सा है टेम्परेचर लेने का? सबसे रिलायबल, सबसे विश्वसनीय मेथड कौन सा होगा टेम्परेचर लेने का? जल्दी बता दो। चलिए, आपको पता है बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं, जैसे कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है, जो आपके टेम्परेचर लेने के लिए यूज की जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल
प्रैक्टिस में, तो वो कौन सी है आपको पता है, हम टंग के नीचे यानी जो थर्मोमीटर है वो प्लेस कर देते हैं, यानी ओरल सबसे मोस्ट कॉमन है। इसी के बाद में पूछ सकते हैं मोस्ट कॉमन जो आपके चाइल्ड के लिए यूज की जाती है साइट, जो चाइल्ड के केस में यूज करेंगे, चिल्ड्रन के केस में यूज करेंगे, तो वो कौन सी होगी, एक्सिलरी, एक्सिलरी। क्लियर। उसी के बाद में पूछ सकते हैं मेंटल पेशेंट में मोस्ट कॉमन साइट किसमें पूछा जा सकता है, मेंटल पेशेंट में, तो मेंटल पेशेंट में कौन सी होगी, एक्सिला। आया समझ। रिलायबल और एक्यूरेट साइट कौन सी है, रेक्टम है। सबसे विश्वसनीय, सबसे एक्यूरेट रीडिंग देने वाली मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट कौन सी है, टिम्फोनिक मेम्ब्रेन भी हो सकती है। अब एक चीज है, ओरल रूट से जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो कितना समय लगाएंगे, लगभग 2 से 3 मिनट लेते हैं। कितना, लगभग आपके 2 से 3 मिनट तक लिया जाता है, 2 से 3 मिनट तक का समय लगता है। उसी के बाद में पूछ सकते हैं एक्सिलरी रूट से 3 से 5 मिनट का समय लेते हैं, एक्सिलरी से 3 से 5 मिनट का समय लिया जाता है। और अगर रेक्टल रूट की बात करें, रेक्टल रूट का प्रेफर करेंगे हम लगभग कितना, 1 से 2 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए यूज किया जाएगा। कोई डाउट। चले नेक्स्ट, अगला सवाल 12th। रामू हैज अ फीवर, ठीक है, रामू को क्या है, फीवर है, वो भी कितना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाला। इट राइजेस टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, वापिस 103 बढ़ गया। देखना कैसा टेम्परेचर है, पहले 100 था, पहले तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट था, फिर कितना हुआ, 103 हुआ, ठीक है, फिर कितना हुआ, वापिस 100 हो गया, ठीक है, उसके बाद में 100 हो गया। व्हाट काइंड ऑफ फीवर इट इज, बताओ कैसा फीवर है। पहले 100 डिग्री का तापमान था, अब उसी के बाद में आपसे पूछा गया नेक्स्ट 100 के बाद 103, वापस 100 आ गया, तो ये कौन से फीवर का प्रकार है, बताइए जल्दी। क्या हम सारे के सारे प्रकार देख लें, टाइप्स देख लें, वो बेटर रहेगा ताकि आप लोग भी क्या हो, कंफ्यूज ना हो। अब इसमें आपके एक फीवर आता है रेमिटेंट फीवर, क्या बोलते हैं उसे, रेमिटेंट फीवर बोलते हैं। हाँ, रेमिटेंट फीवर, इसमें क्या देखने को मिलेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलता है, बट नॉर्मल हो जाता है कितना, 24 आवर्स में। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, बट नॉर्मल कितने देर में होगा, नॉर्मल इन 24 आवर्स। आया समझ। अब उसी के बाद में दूसरा है एक और वर्ड, रिगर फीवर जिसे हम बोलते हैं। रिगर फीवर किस में आता है, मलेरिया पेशेंट में आएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए अलग से कि रिगर फीवर किस में आता है, मलेरिया वाले पेशेंट में। सॉरी, एक शब्द आता है आपके पास इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट का क्या है, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बिटवीन गैप्स आपके बढ़ता रहता है, गैप में बढ़ेगा फिर वापस नॉर्मल होगा, गैप में बढ़ेगा फिर वापस नॉर्मल होगा, तो बॉडी टेम्परेचर राइज होगा बिटवीन गैप्स, बिटवीन गैप। अब एक और शब्द आता है इनवर्स फीवर, हाई इन मॉर्निंग, यानी सुबह मॉर्निंग में ज्यादा होता है, लो हो जाता है इवनिंग में, यानी शाम तक ढलते ढलते, शाम ढलते ढलते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इनवर्स फीवर भी लिख लीजिए। हाई इन मॉर्निंग एंड लो कब होगा, इन इवनिंग। आया समझ। अब एक और फीवर, कौन सा बोलते हैं, कॉन्टिन्यू फीवर। बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो आपके बढ़ेगा और उसके बाद में एक समय बाद में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये जो फीवर है ये कैसा फीवर है, रेमिटेंट फीवर है। कैसा होगा, रेमिटेंट फीवर। चले नेक्स्ट 13th, साइट ऑफ पल्स यूज फॉर रूटीन असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस इन द अडल्ट इज, यानी पल्स लेने का सही स्थान किसमें हम बात कर रहे हैं, अडल्ट में डिस्कस कर रहे हैं। आज के सेशन का आखिरी सवाल है ये आपके सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा। क्या ब्रैकियल पल्स होगी, रेडियल पल्स होती है, कैरोटिड पल्स होगी, एपिकल पल्स होगी, कौन सी पल्स हम यूज करते हैं।
क्या ब्रेकियल है, रेडियल है, कौन सी पल्स होगी भाई? अगर हमें पूछा जाए मोस्ट कॉमन पल्स रूटीन चेकअप में जो यूज की जाती है, रूटीन में मोस्ट कॉमन पल्स जो यूज की जाएगी वो है रेडियल। कौन सी पल्स होगी? रेडियल पल्स होती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्कुलेशन, मोस्ट कॉमन साइट फॉर सर्कुलेशन, तो वो कौन सी होगी? कैरोटिड आर्टरी। उसी के बाद में मोस्ट कॉमन साइट फॉर एनर्जी, एनर्जी चेक के लिए, तो वो आपके फेशियल आर्टरी। एक और सवाल, मोस्ट कॉमन साइट इन न्यूनेट या इन्फेंट एपिकल आर्टरी, मोस्ट कॉमन साइट न्यूनेट एंड इन्फेंट, तो वो कौन सी होगी आपके पास? एपिकल आर्टरी होगी, एपिकल आर्टरी होती है। अब इसमें क्या पूछा गया है? वाइटल साइंस जो अडल्ट में सबसे ज्यादा कौन सी यूज की जाएगी भाई? आपको पता है रेडियल पल्स हम चेक करते हैं। रेडियल पल्स कौन सी? जो आपके यहां से लगभग यहां पर हम चेक करेंगे, क्लियर, थंब के जस्ट थोड़ा सा नीचे। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा, ये आपका सवाल होमवर्क में है, ठीक है, होमवर्क जरूर करना है। डिटेल में आपको कमेंट्स में बताना है कि आप इसके बारे में क्या चीजें जानते हो। और साथ ही साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, कि याद रखिएगा 6 मार्च तक आपको ऑफर्स अवेलेबल है उत्कर्ष ऐप पे, नॉर्सेट 11 बैच पे, नॉर्सेट 10 बैच पे। याद रखना नॉर्सेट 10 में एमसीक्यूज बैच और 100 डेज टारगेट बैच अलग अलग भी अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है नॉर्सेट का एग्जाम अभी नजदीक है और इसमें आपको लास्ट मोमेंट पे एक तो रिविजन चाहिए और एक चाहिए कि आप अच्छे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें। तो अगर आपको दोनों ही चीजें करनी है तो नॉर्सेट टारगेट बैच और एमसीक्यूज बैच है, अदरवाइज एमसीक्यूज और 100 डेज बैच तो है ही। आरआरबी तेजस 3.0 बैच भी है, जिसमें याद रखिएगा इस बार 500 प्लस वैकेंसीज पक्का है, ऑलरेडी कैलेंडर जारी हो गया है। अगर एमसीक्यूज बैच जो कि आपके अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है उसके लिए अगर आप लेना चाहें, राजस्थान सीएचओ, एमपी सीएचओ, ऑल स्टेट एनएचएम सीएचओ बैचेस भी, और साथ ही साथ में राजस्थान स्टाफ नर्स, यूपी स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स और एमपी स्टाफ नर्स ग्रुप 5 बैचेस भी अवेलेबल। इसी के अलावा एचएसएससी स्टाफ नर्स बैच भी अवेलेबल है और आरएमएल नर्सिंग ऑफिसर, बीएसएफ स्टाफ नर्स बैच भी, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर, ओट्रिपलएससी और डीट्रिपलएसबी नर्सिंग ऑफिसर बैचेस भी अवेलेबल। तो आपको क्या करना है, तुरंत उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और अपने मनचाहे कोर्सेज में एनरोल कीजिएगा। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर। हम फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पे, सेम जगह पे, सेम टाइम पे। याद रखिएगा समय अपना रहेगा दोपहर के 2 बजे, और कहाँ? उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बाय एवरीवन, वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू।